नमस्कार एंड वेलकम। आज के इस सेशन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आज के इस सेशन का जो टाइटल है दैट इज डायबिटीज़, इट्स प्रिवेंशन एंड केयर। आज हम सभी लोग जानते हैं कि डायबिटीज़ जो है, शुगर की बीमारी, ये बहुत तेज़ी से हमारे देश में फैल चुकी है एंड इट इज़ अ वेरी सीरियस हेल्थ इशू जो हमारे देश के साथ साथ हमारे की सेहत को अंदर से खोखला करता जा रहा है। तो डायबिटीज़ क्या होती है, क्यों होती है और इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स और आगे जाकर इसकी जो हेल्थ चैलेंजेस ये क्रिएट कर देती है, इन सब के ऊपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के इस सेशन का मेन जो पर्पज़ है वह किसी मेडिकल एडवाइस या मेडिकल ट्रीटमेंट को बाईपास करना नहीं है। इस सेशन का मेन पर्पस जो है वो ये है कि हम डायबिटीज़ के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कर सकें, लोगों को सेंसिटाइज कर सकें कि इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, इसके कॉजेज़ क्या हैं और इसको खुद कैसे हम लोग मैनेज कर सकते हैं और अपने शुगर लेवल्स को कैसे नॉर्मलाइज किए जा सकें, उसके लिए क्या स्टेप्स लेने होंगे, क्या प्रयास करने होंगे, वे सब हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो डायबिटीज़ जो है ये एक बहुत ही कॉमन हेल्थ चैलेंज आज की डेट में बन चुका है। मेट्रो टाउन्स के अंदर इंडिया में ऑलमोस्ट हर 3 में से 1 इंसान को 40-30% लोगों को डायबिटीज़ की शिकायत है। तो इस सब पॉइंट्स को आज हम लोग इस सेशन में कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का सेशन और मैं कुछ स्लाइड्स के द्वारा आपके साथ इस इशू के ऊपर डिस्कस करूंगा। वेल, आई वेलकम यू टू दिस सेशन ऑन डायबिटीज़। आज की सेशन का जो टाइटल है दैट इज अंडरस्टैंडिंग डायबिटीज़, इट्स केयर एंड प्रिवेंशन। जैसा हम लोग बात कर चुके हैं कि डायबिटीज़ जो है ये एक काफ़ी सीरियस लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है और आज इतना अधिक ये इंडिया में फैल चुका है कि इट्स ए वेरी कॉमन डिसऑर्डर और डिजीज़ जो हर दूसरे तीसरे घर पे पाई जा रही है। इसलिए इसके बारे में बहुत ज़रूरी है कि हम इस बीमारी को समझें कि ये डायबिटीज़ क्या होती है, इसके क्या सिम्टम्स हैं, क्या इससे कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं और इसके साथ साथ इसको कैसे हम लोग प्रिवेंट कर सके हैं और कैसे हमको इसमें केयर लेनी चाहिए। अगर ये सारी जानकारी होगी, अवेयरनेस होगी, तो डेफिनेटली हम लोग अपने आप को खुद, अपने परिवार को और अपने आसपास बाकी लोगों को हेल्प कर सकेंगे और एक अच्छा जीवन बिताने में मदद कर सकेंगे। तो ये जो आज का सेशन है ये एक एजुकेशनल सेशन है एंड द मेन पर्पस इज टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट डायबिटीज and it is definitely not replacement of medical treatment or advice of your doctor. So ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि आपके जो भी मेडिकल डॉक्टर आपकी केयर ले रहे हैं, आपको मेडिसिन्स दे रहे हैं, आपने उनको कंटिन्यू रखना है, आपने उनकी राय में प्रॉपर मेडिकेशंस अपनी लेते जाना है एंड दिस सेशन विल सेंसिटाइज यू अबाउट द कॉम्प्लिकेशन, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ डायबिटीज़, क्यों हमें इसके बारे में अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है और किस तरह हम लोग खुद अपनी जिम्मेदारी खुद ले सकें ताकि हम अपनी सेल्फ केयर, अपनी जो डिज़ीज़ की मैनेजमेंट है और प्रिवेंशन है उसकी हम लोग अच्छे से देख रेख कर सकें। सो नेवर रिप्लेस और मिस द मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ योर डॉक्टर। कीप इन टच विद देम, स्टे इन टच विद देम and keep on taking the medications as per their advice, right? तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये ग्लूकोज या हम लोग कहते हैं शुगर की बीमारी है। तो शुगर की बीमारी से डेफिनेटली सीधा एक हमारे मन में जो एक इमेज आती है, इसका मतलब मीठा, शुगर। पर ये शुगर होती क्या है, कैसे बनती है और कैसे ये बीमारी का रूप ले लेती है। इनफैक्ट हम सब के खून में ग्लूकोज की मात्रा रहती है, नॉर्मल लेवल पे रहती है। तो आप इस फोटो में देख सकते हैं कि रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स हैं हमारे ब्लड के और उनके साथ साथ वाइट कलर के जो आप देख रहे हैं बॉडीज, दीज आर ग्लूकोज और एक नॉर्मल लेवल के अंदर हमारे खून में ये मौजूद रहते हैं। बट कभी कभी ये जो
ग्लूकोज की मात्रा है ये हमारे ब्लड के अंदर अधिक हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, और इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं हाइपरग्लाइकीमिया, यानी कि हाई शुगर लेवल्स। अगर ये कंटिन्यूस रहने लग जाती है तो नेचुरली हमको इसका टेस्ट करके कारण मालूम होना चाहिए कि इतना ज़्यादा ग्लूकोज हमारे ब्लड में क्यों है, और अगर उसका कुछ कारण मेडिकल है, हमारे ऑर्गन्स, हमारे पैनक्रियाज और बाकी किसी कॉम्प्लिकेशंस को लेते हुए, तो अगर जैसे ही वो डायग्नोज होता है तो वी शुड टेक एडवाइस ऑफ आवर मेडिकल डॉक्टर। कुछ कंडीशंस में हमारे ब्लड के अंदर शुगर की मात्रा कम भी हो जाती है, इसे हम लोग हाइपोग्लाइकीमिया कहते हैं, यानी कि लो शुगर लेवल्स। लो शुगर लेवल और हाई शुगर लेवल दोनों ही हमारी हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदायक है। नॉर्मल हमें मेंटेन करने चाहिए अपने शुगर के लेवल्स को, और जब हमारा कंटिन्यूसली शुगर लेवल, ग्लूकोज लेवल ब्लड में ज़्यादा रहने लग जाता है तो टेस्ट के बाद हम लोग उसको रेफर कर सकते हैं एज ए केस ऑफ डायबिटीज़ मेलिटस। डायबिटीज़ और कुछ नहीं है, कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स का नाम है जिसके कारण किसी भी इंडिविजुअल के अंदर शुगर लेवल्स जो हैं वो ब्लड में ज़्यादा रहने लग जाते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला ये कारण हो सकता है कि हमारे बॉडी के अंदर एक ऑर्गन होता है जिसका नाम है पैनक्रियाज, जो इंसुलिन बनाता है। अगर वह इंसुलिन ना बनाए तो भी हमारे ब्लड में शुगर लेवल्स बढ़ जाते हैं। अगर वो जो शुगर को कंज्यूम करने के लिए, यूटिलाइज करने के लिए इंसुलिन नामक हार्मोन्स नहीं बनाता या कम बनाता है तो भी ये कंडीशन हो सकती है। और कई बार ऐसा होता है कि जो इंसुलिन हमारी बॉडी में बन रही होती है, हमारी बॉडी के सेल्स उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते, यानी कि वो फंक्शनल नहीं है, उसका असर नहीं हो रहा, उसका काम नहीं हो रहा, राइट। तो ये 2-3 वजहें हैं जिसके कारण हमारा ब्लड शुगर लेवल हाई रहने लग जाता है। दोनों तीनों कारण एक साथ भी हो सकते हैं। अब डायबिटीज़ की जो वैरायटीज़ हैं या टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ हैं, इसे हम लोग समझते हैं। यहाँ हम लोग मेजर 3 कॉमनली नोन डायबिटीज़ की टाइप्स को डिस्कस करेंगे या जिक्र करेंगे। सबसे पहला है डायबिटीज़ 1, जिसे हम लोग जिवलाइन डायबिटीज़ भी कहते हैं। इस कंडीशन के अंदर हमारा जो पैनक्रियाज है ये इंसुलिन बनाने में असमर्थ होता है, यानी कि वो इंसुलिन बनाता ही नहीं है। उसके अंदर, जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जुवेनाइल का मतलब है बच्चों में, बचपन से, ये बाय बर्थ जनरली होता है कि शुरू से ही पैनक्रियाज के अंदर जो इंसुलिन बनाने वाले सेल्स हैं वो सेल्स डेड होते हैं, मरे हुए होते हैं। तो यानी कि हमारा जो पैनक्रियाज है वो नॉन फंक्शनल है। तो इस कंडीशन के अंदर हम लोग बोलते हैं कि इट इज़ अ केस ऑफ डायबिटीज़ 1, और इस कंडीशन में पेशेंट को एक्सटर्नल सोर्स से इंसुलिन हार्मोन को लेना पड़ता है। आपको मालूम होगा बहुत से पेशेंट्स हैं जिनको इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं रेगुलरली, तो बहुत उसकी मैनेजमेंट जो है एज पर द फूड दे हैव टू कैलकुलेट द इंसुलिन एंड एज पर प्रिस्क्राइब्ड दे हैव टू टेक दी इंसुलिन हार्मोन्स, उसके इंजेक्शंस उनको लेने होते हैं। तो ये तो होती है इंसुलिन बेस्ड या डिपेंडेंट डायबिटीज़, और इसे हम लोग बोलते हैं डायबिटीज़ 1। ये काफ़ी रेयर है, ये अप्रॉक्सीमेटली 10% लोगों के अंदर डायबिटीज़ 1 की कंडीशन होती है, बाय बर्थ ज़्यादातर होती है। और दूसरी जो है वो है डायबिटीज़ टाइप 2। टाइप 2 जो है ये ऑलमोस्ट 90% लोगों में यही पाई जाती है, और इट्स अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जहाँ पर हमारी बचपन से नहीं होती डायबिटीज़ की प्रॉब्लम, लेटर ऑन एज में ये बीमारी बन जाती है। और तीसरी जो है वो है जेस्टेशनल डायबिटीज़, जो कि प्रेगनेंसी के दौरान मदर्स को, वुड बी मदर्स को होती है। ये टेम्पररी फेज़ होता है, उस प्रेगनेंसी के टाइम शुगर लेवल्स बढ़ जाते हैं क्योंकि बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं। तो ये एक टेम्पररी कंडीशन होती है, और फिर नॉर्मली यही पाया गया है कि डिलीवरी के बाद मदर की जो कंडीशन है वो नॉर्मल हो जाती है। बट इस केस में भी जो मदर है और जो बच्चा है, उन दोनों को अपनी लेटर ऑन स्टेज पे बहुत केयरफुल रहना चाहिए,
बिकॉज लेटर ऑन डायबिटीज़ की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है. सो दे शुड बी वेरी कॉशियस, राइट. और ये एक टेम्पररी फेज़ की आप कह सकते हैं कंडीशन है जो कि टाइम के साथ ठीक हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है, और अगर आप ध्यान रखें तो यू कैन हैव अ वेरी हेल्दी लाइफ लेटर ऑन ऑल्सो. डायबिटीज़ 2 जो है ये आज का मेन टॉपिक है, बिकॉज दिस इज़ वाइड स्प्रेड. 90% यही टाइप की डायबिटीज़ होती है. इट्स अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, और बहुत बार हमारे अपनी गलती के कारण ये हमारे शरीर में जन्म ले लेती है. तो डायबिटीज़ 1 मैंने जिक्र किया. अब हम समझते हैं कि ग्लूकोज बनती कहाँ से है, ग्लूकोज शुगर हमारे शरीर में आती क्या है. कुछ पेशेंट्स कहते हैं कि क्या मैं मीठा ज़्यादा खाता हूँ इसलिए होता है, मैं तो मीठा खाता ही नहीं, फिर क्यों डायबिटीज़ हो गई, फिर क्यों शुगर हो गई, मैं तो मीठा पसंद ही नहीं करता. तो हमें ये समझना चाहिए कि जो भी हम लोग खाना खाते हैं, राइट, वो हमारे पेट में जाता है, स्पेशली द कार्बोहाइड्रेट्स, और हमारे शरीर में जब खाना जाता है तो वो ब्रेक डाउन होता है, कन्वर्ट होता है इन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. और ग्लूकोज जो है ये हमारे शरीर का फ्यूल है, ईंधन है, एनर्जी का सोर्स है. हमारे सेल्स को, हमारे टिश्यूज़ को, हमारे ऑर्गन्स को, हमारे शरीर को जो जिंदा रहने के लिए, काम करने के लिए, फंक्शन करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी का सोर्स ग्लूकोज है. तो जो कुछ भी हम लोग खाना खाते हैं वो हमारे शरीर में जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के बाद ब्लड के थ्रू, हमारी आर्टरीज के थ्रू हमारे शरीर के हर एक सेल तक पहुंचता है. अब सेल्स को ये ग्लूकोज मिल सके, इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है जिसका नाम है इंसुलिन. इंसुलिन के बिना हमारे शरीर के जो सेल हैं वो ग्लूकोज को यूज नहीं कर पाएंगे, राइट. तो इंसुलिन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो यहां पर इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि इंसुलिन का काम क्या होता है. इसे हम समझते हैं कि इंसुलिन जो है इसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि ये एक चाबी की तरह है. यानी कि अगर हर एक सेल को ग्लूकोज एंटर करना है तो वो डायरेक्टली एंटर नहीं कर सकता. उसको एंटर करने के लिए इंसुलिन की ज़रूरत है, और इंसुलिन ही अलाउ करती है ग्लूकोज को हमारे सेल के अंदर एंटर करने के लिए, जहाँ पर सेल उस ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट कर पाता है. तो अगर ग्लूकोज सेल को नहीं मिलेगी तो क्या होगा, सेल भूखे रहेंगे और धीरे धीरे दे विल डाई, राइट. तो इसलिए तालमेल जो है खाने का, ग्लूकोज का और इंसुलिन का, ये समझना हमें बहुत ज़रूरी है. अगर ये ना पहुंचे तो क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, क्या कंडीशंस होती हैं, क्या संकेत होते हैं जो हमारा शरीर हमें बताता है कि समथिंग इज रॉन्ग. एक तो डायबिटीज़ का जो मरीज़ है उसको हमेशा थकावट रहती है, हमेशा थका थका रहेगा, हमेशा वीकनेस रहेगी, हमेशा कमज़ोरी रहेगी, सुस्ती रहेगी. दूसरा, डायबिटीज़ के पेशेंट्स को हमेशा भूख लगी रहती है, हमेशा कुछ ना कुछ खाने का मन करता है, तलब रहती है. बहुत बारी आप देखेंगे चोरी चोरी मीठा खाने के मन करता है उनको, राइट. तो ये जो है हमेशा शरीर भूखा रहता है. क्यों? उसका कंडीशन समझिए कि जो बॉडी के सेल हैं उनको खाना नहीं मिला तो वो भूखे हैं. वो ब्रेन को सिग्नल देते हैं कि वी वांट एनर्जी, और हमारा शरीर क्या करता है, फिर भूख के सिग्नल्स देता है और हम लोगों को भूख लगती है. तो पेशेंट्स को दिस इज द सिम्टम जो हमेशा उनको महसूस होता है, हमेशा भूख लगते रहना. अब जो भी हमारा, आपने पिछली मूवी में देखा कि किस तरह जब शुगर हमारे शरीर में ज़्यादा होती है, ब्लड में ज़्यादा हो जाती है, तो हमारा जो शरीर है उसको यूरिन के थ्रू, पेशाब के थ्रू हमारे शरीर से निकालने की कोशिश करता है और निकालता है. तो किडनीज जो हैं वो खून को साफ करती हैं, शुगर को अलग करती हैं, और पेशाब के रास्ते हमारा बॉडी जो है वो ग्लूकोज को बाहर की तरफ रिलीज करता है. इस केस में क्या होता है, हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है. अब जब पानी की कमी हो जाती है, इसी कारण डायबिटिक पेशेंट्स को हमेशा बार बार प्यास भी लगती रहती है, राइट.
और बार बार पेशाब आने के कारण जनरली जो हमारे जेनिटल ऑर्गन्स हैं वहाँ पे पेशाब की जगह पे खारिश होने लगती है, इचिंग होने लग जाती है, इन्फेक्शंस हो जाते हैं, राइट। बार बार पेशाब आने की शिकायत इसीलिए होती है क्योंकि हमारा शरीर जो है वो किडनीज जो हैं वो सब काम कर रही होती हैं कि हम अपने शरीर में से ग्लूकोज को कम करें, राइट। वरना हमारे शरीर में ग्लूकोज लेवल बढ़ते जाएंगे, इसलिए किडनीज के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। कई बार सडन वेट लॉस हो जाते हैं, वेट कम हो जाता है डायबिटिक पेशेंट्स को। अक्सर देखा गया है कि अगर कभी कोई चोट लग जाती है या जख्म लग जाता है तो वो बहुत धीरे हील होता है, राइट। ये भी उसका एक सिम्टम है। अगर जख्म चोट लग गई और ठीक से नहीं हो रहे, जल्दी ठीक नहीं हो रहे, तो दैट कैन बी ए सिम्टम ऑफ डायबिटीज़। धुंधला नज़र आना, ये भी डायबिटीज़ का सिम्टम है, लक्षण है। और पैरों पे, हाथों पे झंझनाहट होनी, नर्व्स के अंदर झंझनाहट होती है, ठीक है, तो वो फीलिंग जो है वो भी एक सिम्टम है कि कहीं डायबिटीज़ ना हो, राइट। तो इन सब सिम्टम्स को हमें समझना चाहिए और अगर किसी को कंटिन्यूअस हो रहा है तो उन्हें ज़रूरी अपना टेस्ट करा के डॉक्टर की सलाह से इसको जल्दी से जल्दी पकड़ में ले आना चाहिए। कई बार इसके कारण क्या है, सेक्सुअल जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी क्रिएट हो जाती हैं, हमारे अंदर जो है इच्छा कम हो जाती है और वी आर नॉट एबल टू, रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स भी बहुत क्रिएट हो जाती हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी सीरियस सिम्टम। अब चिंता की बात इसलिए है कि इसके जो सिम्टम्स के कारण जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो कॉम्प्लिकेशंस बहुत सिवियर हैं, बहुत लॉन्ग लास्टिंग और बहुत क्रॉनिक प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती है डायबिटीज़। आप डायबिटीज़ को इस तरह ले सकते हैं कि एक दीमक है जो लकड़ी को अंदर ही अंदर खाती रहती है, गला देती है, कमज़ोर कर देती है, खोखला कर देती है। बाहर से लगता है लकड़ी ठीक है बट अंदर से पूरी खोखली हो गई। तो इसी तरह से डायबिटीज़ जो है ये शरीर को अंदर से धीरे धीरे गला देती है, कमज़ोर कर देती है। इसका इफेक्ट कहाँ पड़ सकता है? एक तो आँखों पे रेटिनोपैथी की प्रॉब्लम हो जाती है, कैटरैक्ट्स यानी कि मोतिया हो जाता है, ग्लाउकोमा हो जाता है, मैकुलर एडेमा हो जाता है, नज़र नहीं आता, धुंधला नज़र आता है, साइड की चीज़ें, पेरिफेरियल विजन कम हो जाती है। सो देयर आर लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस जो हमारी नज़र और आँखों के ऊपर इसका असर पड़ता है। इसका बुरा असर हमारे दिल के ऊपर पड़ता है, हार्ट के ऊपर। तो बहुत सारी क्रॉनिक जो कंडीशंस हैं हार्ट की, उनकी शुरुआत डायबिटीज़ के कारण होती है। किडनीज़ को ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी उसको कहते हैं, और किडनीज़ की बीमारी को जन्म दे देता है। हमारे दांतों पे, हमारी नर्व्स के ऊपर, हमारी नर्व्स जो हैं वो डैमेज हो जाती हैं और बहुत बार तो जो है ब्रेन के ऊपर इसका बुरा असर होता है और ब्रेन स्ट्रोक तक हो जाता है। एंड दीज आर ऑल वेरी सीरियस कंडीशंस, ठीक है। जैसे किडनी है, हार्ट है, ब्रेन है, ये सारी चीज़ें तो जो है हमारी बॉडी के अंदर बहुत ही वाइटल ऑर्गन्स हैं और अगर ये डैमेज हो जाए तो दे कैन कॉज अर्ली डेथ ऑल्सो, राइट। अब जो ये हार्ट को और ब्रेन को अफेक्ट करती है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ वैस्कुलर डिजीज़, यानी कि जो हमारी ब्लड की जो आर्टरीज हैं वो एक क्लीन नीट जब हेल्दी होती हैं तो उनमें खून जो है बहुत हेल्दी रूप से फ्लो करता है। परंतु शुगर के पेशेंट्स में जनरली क्या होता है, प्लाक जमने लग जाता है, उस पर अंदर रुकावट आने लग जाती है और वो हार्ड हो जाती हैं। और जैसे जैसे वो हार्ड हो जाती हैं, उनमें प्लेग जमने लगता है तो उनके अंदर ब्लॉकेजेस आने लग जाती हैं। अब हमारे पास जो ब्लड की आर्टरीज हैं वो दो तरह की होती हैं, एक तो होती हैं जो बड़ी बड़ी हैं और दूसरी जो है वो है माइक्रोवेस्कुलर, यानी कि बारीक कैपिलरीज की तरह। जैसे आँख के अंदर बहुत सारी आर्टरीज हैं ब्लड की, वेरी फाइन, राइट, तो वो है माइक्रो। और कुछ हैं जो बड़ी बड़ी मोटी आर्टरीज हैं, उनको हम लोग बोल लेंगे मैक्रोवेस्कुलर। तो जब मैक्रोवेस्कुलर आर्टरीज के अंदर जब कुछ प्रॉब्लम आती है, ब्लॉकेज आती है, हार्ड हो जाती हैं, तो उस केस में क्या होता है, हमारे ब्रेन के अंदर ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकता है, पैरालिसिस भी हो सकता है, राइट। कोई बॉडी का पार्ट फंक्शन करना बंद हो जाता है।
इसी तरह से जब हार्ट पे होता है तो उसके कारण हमारे हार्ट स्ट्रोक्स जो हैं वो हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, उसके लिए बाईपास सर्जरी कराई जानी पड़ सकती है, और हमारे पैरों पे जो है नर्व्स उनमें इफेक्ट होता है। माइक्रोवैस्कुलर यानी कि जो बारीक आर्टरीज हैं जब वहाँ पे डैमेज होती हैं तो हमारी आईज के ऊपर, जैसे मैंने बताया, रेटिनोपैथी है, कैटरैक्ट है, मोतिया है, ग्लाउकोमा है, ये सारी कंडीशंस होने लग जाती हैं, राइट। और किडनीज डैमेज हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं, और नर्व्स पे करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत बार क्या होता है कि जब हमारी आर्टरीज में दिल के पास प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पे हमारी जो हार्ट की जो मसल्स हैं जो निरंतर काम करती रहती हैं, जो निरंतर ब्लड को पंप करती रहती हैं, उनके अंदर ब्लॉकेजेस आने के करके हमारे हार्ट की मसल्स कुछ कुछ एरिया की डेड हो जाती हैं, यानी कि काम नहीं कर पाती। तो उस कंडीशन में हमारा जो ब्लड है वो हार्ट पंप नहीं कर पाता, और जब ब्लॉकेजेस हो जाती हैं तो फिर कॉम्प्लिकेशंस के बाद कई बार स्टंट्स डालने पड़ते हैं, हार्ट अटैक आ सकता है, और बाईपास सर्जरी करनी पड़ सकती हैं, पर हार्ट जो है वो डैमेज हो जाता है। और 67% लोगों को ये नहीं मालूम कि जो डायबिटिक पेशेंट्स को नहीं मालूम कि हार्ट की बीमारी जो है वो नंबर 1 किलर डिजीज़ है शुगर के मरीजों के लिए, राइट। आज आप ठीक हैं, कल ऑल ऑफ ए सडन हार्ट अटैक हुआ तो वेरी सैड। तो ये जो है हमारे हार्ट को इस तरह से इफ़ेक्ट करती है। इसी तरह से अगर हमारी ब्रेन के पास कहीं ब्लॉकेज हो जाता है तो ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है, पैरालिसिस हो सकता है, राइट, हैमरेज हो सकती है। तो लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस कैन टेक प्लेस बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन। न्यूरोपैथी डायबिटिक यानी कि नर्व्स जो हैं, नर्व्स को भी खाना चाहिए, नर्व्स को भी खाना जो है वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू पहुंचता है, और जब उनके अंदर ब्लड फ्लो कम हो जाता है, जब हार्ड हो जाती हैं आर्टरीज, तो हमारी नर्व्स को भी खुराक नहीं मिलती, और जब नर्व्स को खुराक नहीं मिलती तो धीरे धीरे हमारी नर्व्स डेड होने लगती हैं, झुंझुनाहट की फीलिंग्स इसलिए होने लग जाती है, तो वो सेंसेशन कई बार चली जाती है, कई बार करंट जैसी फीलिंग लगती है। तो दिस इज सिम्टम ऑफ डायबिटिक न्यूरोपैथी। और डायबिटिक फुट ये एक बड़ी प्रॉब्लम वाली कंडीशन है। जो भी डायबिटिक पेशेंट्स है उन्हें अपने पैरों का, हाथों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। किसी भी कंडीशन में पैर जो हैं वो गीले ना रहें, नरम ना रहें, मॉइस्ट ना रहें, ठीक है। उनके अंदर हवा लगती रहे, उनको सुखा के रखिए, क्योंकि अगर मॉइस्चर रहेगा उंगलियों के बीच में तो वहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। फंगल इन्फेक्शन के कारण फिर हमारे अंदर जो है मांस कट जाता है, राइट, क्रैक्स आ जाती हैं। कई बार चोट लगी तो चोट के कारण भी हमारा जख्म बन जाता है, और क्योंकि जख्मों में जो है वहाँ पे ग्लूकोज की मात्रा बहुत होती है तो हीलिंग नहीं होती, स्किन जो है वो गलने लगती है, और अगर इसे चेक ना किया गया, ठीक है, तो इसमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि आपको हमेशा जराबें या प्रोटेक्टिव सैंडल्स पहन के रखिए। आजकल डायबिटिक सैंडल्स अलग से आती हैं, आगे से थोड़ी सी मजबूत होती हैं ताकि ठोकर ना लगे। तो उस तरह से अपना ख्याल रखना है, क्योंकि इस कंडीशन में फिर हमारी हीलिंग बहुत स्लो होती है, स्किन जो है वो गलती रहती है, और कई बार केसेस में अगर कंट्रोल ना किया गया तो गैंग्रीन हो जाती है, और गैंग्रीन के कारण फिर वो बॉडी की, हाथ की, पैर की काटना भी पड़ जाता है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी रॉन्ग प्रॉब्लम विच कैन हैपन। आँखों की बात करें, कई कॉम्प्लिकेशंस है, जैसे मैंने बोला मोतिया भी हो सकता है, ग्लाउकोमा भी हो सकता है। उनमें से एक है रेटिनोपैथी, जो मैंने फोटो की तरह यहाँ पे आपको दिखाया कि यहाँ पे क्या है, आप लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हैं नॉर्मल रेटिना है। रेटिना हमारे आँख का वो भाग है जहाँ पे जाके हमारी इमेज बनती है। वहाँ पे जो ब्लड स्ट्रीम्स आती हैं वहाँ पे कई बार क्या होता है, हैमरेज होने लगता है। हैमरेज का अर्थ क्या है, वो फटने लगती हैं और खून वहाँ से लीक होने लगता है, राइट। और इसके कारण क्या है, वहाँ पे कुछ कॉटन वूल स्पॉट्स कहते हैं बन जाते हैं, लाइट कलर के, उनको खून नहीं मिल रहा, ठीक है। अब नॉर्मल ग्रोथ होने लग जाती है ब्लड वेसल्स की, और हेमरेजेस होने लग जाती है। बीच में जो आप नीचे देख रहे हैं वो एक्चुअल फोटोग्राफ है, माइक्रोस्कोप से ली हुई
अपने आँख के रेटिना की। तो आप देख सकते हैं कि कई लाल धब्बे हैं, कई ब्लैक धब्बा है, कहीं लाइट कलर के धब्बे हैं। तो ये रेटिना जो है डैमेज हो जाता है, जिससे हमारी नज़र जो है वो अफेक्टेड हो जाती है। ये एक कंडीशन जो हमारी आँख की हो जाती है रेटिनोपैथी में, उसमें विजन कैसी होती है, नज़र कैसी होती है, वो इस तरह की होती है। जैसे आप देखें कि यहाँ पे एक बहुत कलरफुल पिक्चर है, बट उसकी इमेज में काले काले धब्बे हैं, धुंधलापन आ गया, राइट। तो नज़र हमारी इस तरह से हो जाती है, हमारी नज़र के सामने बड़े बड़े काले काले धब्बे आने लगते हैं, विजन क्लियर नहीं नज़र आती। कई बारी जो है सामने की चीज़, सेंटर की चीज़ नज़र आ रही है, बट आसपास की विजन हमारी डैमेज हो जाती है, क्योंकि हमारी रेटिना के ऊपर इसका बहुत बड़ा असर हो जाता है। इसी तरह हमारा किडनीज जो हैं वो खुद इसकी शिकार हो जाती हैं शुगर की बीमारी के कारण, डायबिटिक के कारण, और ये कमज़ोर होके, श्रिंक होके कमज़ोर हो जाती हैं, एंड देन दे स्टॉप फंक्शनिंग। इसीलिए आपको मालूम होगा बहुत से पेशेंट्स हैं जिन्हें डायलिसिस कराना पड़ता है, बहुत फ्रीक्वेंटली कराना पड़ता है, और दो ही किडनीज हमारे पास हैं, ठीक है, तो उन्हें बचा के रखना चाहिए। और इसलिए बहुत ज़रूरी है डायबिटिक पेशेंट्स को कि अपने जो ग्लूकोज लेवल्स हैं वो चेक करके रखें। मैंने ये सारी इमेजेस क्यों दिखाई, सिर्फ इसलिए कि आप समझ सकें कि हमारे पास एक ही दिल है, एक ही सेट ऑफ किडनीज है, आँखें एक ही हैं। तो अगर ये सब डैमेज हो जाएंगी तो कितना बड़ा नुकसान है। तो लापरवाही किसी भी कंडीशन में ना हो कि हम अपने शुगर लेवल्स को चेक नहीं कर रहे, कंट्रोल नहीं कर रहे, लापरवाही कर रहे हैं खाने पीने में, लाइफस्टाइल के अंदर, क्योंकि उसके कारण ऐसी डैमेज हो सकती है जो हम लोग बाद में रिपेयर नहीं कर सकेंगे, राइट। तो इसलिए डायबिटिक पेशेंट्स को, जैसे पहले ही मैंने शुरू में कहा कि 50% पेशेंट्स को तो मालूम ही नहीं है कि उन्हें शुगर है, राइट। यानी कि बहुत सारे अनडायग्नोज्ड पेशेंट्स समाज में हैं, ठीक है। वो धीरे धीरे 9-10 साल लग जाते हैं डायबिटीज़ को पकड़ में आते आते, और बॉडी का बहुत नुकसान हो चुका होता है। तो पहली बात तो ये है कि बहुत सारे पेशेंट्स को मालूम ही नहीं है कि वो शुगर के शिकार हो चुके हैं, डायबिटीज़ के शिकार हो चुके हैं। दूसरी तरफ 50% पेशेंट्स जिनको मालूम है कि डायबिटीज़ है हमें, या इवन मोर देन 50%, उनमें ये पाया गया कि वो बहुत केयरलेस हैं, लापरवाह हैं, दवाई में छूट कर रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं, मिस हो रही है दवाई, कई बारी खाने पीने में परहेज नहीं है, दे आर नॉट अवेयर कि उनके लिए कौन सा खाना ठीक है, कौन सा खाना ठीक नहीं है, राइट। तो उनको एजुकेशन नहीं है प्रॉपर। मे बी डॉक्टर के पास गए थे, डॉक्टर ने आपको समझाया था, बट उन पेशेंट्स को वो याद नहीं है, भूल गया कि क्या बताया था, परहेज क्या चीज़ें करने के लिए कही थी, और फिर उनकी कंडीशन जो है बिगड़ती जाती है। तो इसलिए अवेयरनेस एंड एजुकेशन ये बहुत बड़े पिलर्स हैं एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए, राइट, स्पेशली इन द केस ऑफ डायबिटीज़। आज की डेट में इंडिया जो है वो डायबिटिक कैपिटल कहलाने लगा है, राइट। इंडिया के अंदर बहुत तेज़ी से डायबिटीज़ फैल रही है। कुछ साल पहले 2008 के अंदर इंडिया के अंदर जो मेट्रो टाउन्स हैं उनमें हर 8 में से 1 इंसान को डायबिटीज़ थी। आज की डेट में जो मेट्रो टाउन्स हैं, दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर, कलकत्ता, चेन्नई, इस तरह से, यहाँ पर ऑलमोस्ट एवरी 3rd पर्सन को अब शुगर की बीमारी है, अमीर लोगों में भी और गरीब लोगों में भी। ये एक बहुत सीरियस मैटर है। और आज की डेट में इंडिया के अंदर जो डायबिटीज़ की एवरेज एज है पेशेंट्स की, वो है 16 साल। पहले आप लोगों को मालूम होगा, अगर आप अपने पेरेंट्स से या ग्रैंड पेरेंट्स से पूछें, तो डायबिटीज़ को अमीर लोगों की बीमारी कहा जाता था, रईस लोगों की बीमारी, कि ये रईस लोग हैं, इनका खाना पीना ठीक नहीं था, इनका लाइफस्टाइल ठीक नहीं था, और उन केसेस में भी 60-70 के बाद हुआ करती थी। आज की डेट में इंडिया के अंदर स्कूल गोइंग किड्स के अंदर शुगर की बीमारी, डायबिटीज़ की बीमारी पाई जा रही है। एंड गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो टेकिंग लॉट ऑफ स्टेप्स कि स्कूल्स के अंदर शुगर टेस्ट, ग्लूकोज टेस्ट हो रहे हैं, डायबिटिक टेस्ट हो रहे हैं, किट्स दिए जा रहे हैं, ताकि बच्चों के अंदर भी इसकी बात पकड़ी जा सके।
जैसे मैंने बोला कि 50% पेशेंट्स को मालूम ही नहीं है कि उन्हें डायबिटीज़ है, राइट। बट एक अच्छी बात यह है कि 80% लोगों को जिन्हें एजुकेट किया गया, जिनमें अवेयरनेस क्रिएट की गई, जिन्हें विस्तार से बताया गया कि बीमारी आपके लिए क्यों जानलेवा है, कैसे ये आपको नुकसान पहुंचा रही है और कैसे आप खुद इसे कुछ हद तक प्रिवेंट कर सकते हो, आप रिवर्स भी कर सकते हो, अपने शुगर लेवल्स को मेंटेन कर सकते हो। तो जब एजुकेट किया गया तो 80% लोगों ने अपनी डाइट के अंदर, अपनी ईटिंग हैबिट्स में, अपने लाइफस्टाइल के अंदर, अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर की बात मान के अपने जीवन में बदलाव भी लेके आए। सो दिस इज़ अ रे ऑफ होप, ठीक है। तो हमारा पर्पस भी यही है कि आपको अवेयरनेस क्रिएट कराई जाए, आपको मालूम हो कि आपके लिए क्या ठीक है, क्या गलत है और कैसे आप खुद अपने लिए राइट स्टेप्स ले सकें, राइट। तो ये जो है बहुत महंगी बीमारी भी है, इट इज़ अ वेरी कॉस्टली चीज़। इंडिया के अंदर हम लोग देखें कुछ सालों में टोटल पॉपुलेशन के अंदर 128% ग्रोथ हुई है, मेल्स के अंदर 126% ये बीमारी बढ़ी है और औरतों में 109% बीमारी बढ़ी है। 90 बिलियन रुपीस एक साल में 2015 में एवरेज खर्च हुए थे फॉर मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज़। और ज़रूरी है कि हम लोग अब बात करें कि इसे कैसे प्रिवेंट किया जा सके और इसमें क्या स्टेप्स पेशेंट्स को और उनकी फैमिलीज़ को लेने चाहिए, राइट। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं प्रिवेंशन एंड केयर की। 4 मेजर स्टेप्स हैं जो हमें लेने चाहिए। सबसे पहला है रेगुलर मॉनिटरिंग, अपनी जो ग्लूकोज लेवल को चेक करना, मॉनिटर करना, टेस्ट करके जानकारी रखना, ये सबसे बड़ा स्टेप है कि हम चेक कर सकें कि एवरेज हमारे ग्लूकोज लेवल्स क्या रह रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंगली बाकी चीज़ें हम लोग चेंज कर पाएंगे। दूसरा जो स्टेप है वो है न्यूट्रिशन, खान पीन। खाने से डायरेक्टली रिलेशन है शुगर लेवल्स का। तो जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा हमारा तन, राइट। तो न्यूट्रिशन के ऊपर एक बहुत अच्छी जानकारी, एक एजुकेशन चाहिए ताकि हमें मालूम हो कि हमें किस तरह का न्यूट्रिशन चाहिए, हमारे शरीर को क्या चाहिए और किस चीज़ का हमें परहेज करना है। और न्यूट्रिशन के अंदर, फूड के अंदर चेंजेस ला के हम लोग अपने ग्लूकोज लेवल्स को मैनेज भी कर सकते हैं। तीसरा जो है वो है हमारी फिजिकल एक्सरसाइज। किसी ना किसी तरह की एक्सरसाइज डायबिटिक पेशेंट्स को जरूर करनी चाहिए, चाहे वो एक ब्रिस्क वॉक हो, पैदल चलना हो, जॉगिंग करना हो, स्विमिंग करना हो या कोई और इस तरह की एक्सरसाइज जो वो इजीली कर सकें, और वो उनको करनी बहुत ज़रूरी है सो दैट दे आर एबल टू बर्न देयर शुगर लेवल्स, देयर पैनक्रियाज ऑल्सो बिकम्स हेल्दी, राइट, इट इज़ एबल टू फंक्शन प्रॉपरली। और चौथी जो है वो है मेडिकल सुपरविजन, डॉक्टर की एडवाइस और उसकी बताई हुई मेडिकेशंस को फॉलो करना। तो आप डॉक्टर की बताई हुई जो भी दवाई है उसको उसी तरह से फॉलो करिए, जैसे टाइम फ्रेम में आपको डॉक्टर के पास चेकअप जाना है वो जाते रहिए। बहुत बार 6-6 महीने, 8-8 महीने पेशेंट्स जो हैं वो डॉक्टर के पास नहीं जाते, अवॉइड करते हैं कि फ़ीस देनी पड़ेगी। मत करिए ऐसा, आप डॉक्टर के पास टाइम टू टाइम जाते रहिए, आप उनसे कंसल्ट करते रहिए, अपने जो पैरामीटर्स हैं आपके शुगर लेवल्स के वो उनसे आप डिस्कस करते रहिए, सिम्टम्स डिस्कस करते रहिए, एंड अकॉर्डिंग टू दैट दे विल गिव यू मेडिकेशन। और अगर आपकी कंडीशन सुधर रही है बिकॉज ऑफ गुड फूड, न्यूट्रिशन एंड एक्सरसाइज, तो डेफिनेटली वो आपकी मेडिसिन भी धीरे धीरे कम करते जाएंगे। बट आपने किसी भी कंडीशन में खुद मेडिकेशंस के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी। जो मेडिकेशंस आपको दी हैं रिलीजियसली उसको फॉलो करिए, राइट। तो ये 4 मेजर स्टेप्स हैं जो हमें लेने की ज़रूरत है। अब आती है बात न्यूट्रिशन की जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। जो भी हम लोग खाना खाते हैं वो अल्टीमेटली हमारे शरीर में शुगर में कन्वर्ट होता है, और न्यूट्रिशन जो पौष्टिक तत्व जो है वो हमें कहाँ से मिलते हैं? अपने खाने से ही मिलते हैं। तो फूड को और न्यूट्रिशन को हम लोग मेजर जो ब्रैकेट्स में डिवाइड कर सकते हैं
पहला है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी गिविंग फूड है। दालें, गेहूं, चावल, ब्रेड, सब्जियां, ये सब रिच सोर्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, जो हमें एनर्जी देते हैं। प्रोटीन, ये भी हमें एनर्जी देता है, प्लस साथ साथ प्रोटीन हमें अमाइनो एसिड्स देता है, जो हमारे शरीर का रॉ मटेरियल है। अब जो प्रोटीन के सोर्सेज हैं, दालें भी हैं, दही भी है, नॉनवेज आइटम्स भी हैं, सोया भी है। सो दीज आर गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। और प्रोटीन जो है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में भी बात करेंगे कि कौन सी चीज़ें हमें खानी है। उसके बाद गुड फैट्स, ओमेगा 3 फैट्स, फैटी एसिड्स, ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी हैं, तो हमें गुड फैट्स भी लेने चाहिए। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हमें कम से कम दिन की 5 सर्विंग्स लेनी चाहिए। इनके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या हैं? प्रोटेक्टिव फूड, विटामिन्स एंड मिनरल्स, जो हमारे शरीर को इम्यूनिटी देते हैं, बीमारियों से बचाते हैं, हमारे शरीर को मजबूत रखते हैं। फॉर एग्जांपल कैल्शियम, हमारी बोन्स में है 99% हमारे शरीर का कैल्शियम, और 1% हमारे जो शरीर का कैल्शियम है वो हमारे खून में रहता है, राइट। तो कैल्शियम की जो ज़रूरत है हमारे ब्लड के अंदर, हमारे हार्ट के फंक्शन के लिए भी चाहिए, राइट। तो ये बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम, उनको लगता है कि कैल्शियम मतलब हड्डियाँ, सिर्फ हड्डियाँ नहीं। तो हमारे शरीर में जो ब्लड के अंदर है वो हमेशा 1% कैल्शियम रहेगा, और अगर ब्लड में कम है तो हमारी बॉडी क्या करेगी? अगर इनटेक हमारा कम है, हमारी हड्डियों में से निकाल लेगी, राइट। बट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेजर जो न्यूट्रिशन के सोर्सेज हैं वो क्या क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, वाटर, फाइबर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट, स्पेशली फॉर द डायबिटिक पेशेंट्स। शुगर के मरीजों के लिए फाइबर जो है वो, यानी कि रेशा, राइट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। और फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी कि प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स। यहाँ पे डायबिटिक पेशेंट्स को एक और बात समझनी है कि जो भी हम लोग खाना खाते हैं वो ग्लूकोज में बदलता है, हमें एनर्जी देता है, और एनर्जी का जो यूनिट है वो है कैलोरीज। 1 ग्राम अगर हम कार्बोहाइड्रेट खाएं या प्रोटीन खाएं, हमें 4 कैलोरीज एनर्जी मिलती है, और अगर हम फैट खाते हैं तो हमारे शरीर को 9 कैलोरीज मिलती हैं, राइट। तो फैट से हमें ज़्यादा कैलोरीज मिलती हैं। कार्ब्स से जो हमें कैलोरी मिलती हैं, जो भी हम कार्ब खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, वो ग्लूकोज में बहुत जल्दी कन्वर्ट होता है, कम टाइम लेता है और ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। और प्रोटीन जो है वो भी हमें 4 कैलोरी देता है, पर वो थोड़ा टाइम ज़्यादा लेता है ग्लूकोज में कन्वर्ट होने में। तो इसलिए प्रोटीन ज़्यादा अच्छा है एज एन एनर्जी सोर्स ऑल्सो। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। जैसे इस डायग्राम में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि सबसे ऊपर फास्ट आप देखेंगे कार्ब्स का ग्राफ है। कम टाइम के अंदर एकदम रश हमारी ब्लड के अंदर ग्लूकोज का कर देता है, यानी कि बहुत हाई क्वांटिटी हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज के रूप में कार्बोहाइड्रेट रिलीज कर देता है, कन्वर्ट हो जाता है। दूसरी तरफ प्रोटीन जो है ये ज़्यादा टाइम लेता है और कम क्वांटिटी ऑफ ग्लूकोज, आप देखिए ना हाइट कम है, तो इसका जो है शुगर रिस्पॉन्स कम है। और फैट का जो है वो ज़्यादा टाइम लेता है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है, और ये 8 से 10 घंटे लेता है ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के लिए। प्रोटीन जो है वो 2 से 4 घंटे लेता है ग्लूकोज में कन्वर्ट होने में। पर कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये 15 मिनट से 2 घंटे के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, राइट। 15-20 मिनट के अंदर। अगर आपने पिज़्ज़ा खाया, अगर आपने बर्गर खाया, आपने कोई भी सिंपल कार्बोहाइड्रेट खाया, तो वो एकदम इमीडिएटली हमारी बॉडी में जाकर वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। और 90 to 100% कन्वर्ट हो जाता है, जबकि प्रोटीन जो है वो सिर्फ 50% ही कन्वर्ट होता है, राइट। ये भी समझने की बात है। तो इसलिए कार्बोहाइड्रेट्स का चुनाव करने के टाइम बहुत अवेयरनेस होनी जरूरी है कि कौन से कार्ब्स हमें लेने चाहिए, कौन से नहीं।
कई बार क्या होता है कि हमारे शुगर लेवल्स जो हैं वो सी सॉ इफेक्ट, जैसे झूला होता है, एकदम हाई लो, एकदम हाई लो, यानी कि राइट हैंड साइड ग्राफ में आप देख सकते हैं कि एकदम शुगर स्पाइक हुआ, एकदम ऑल ऑफ ए सडन शुगर हाई हो गई, और कई बार शुगर क्रैश भी कर जाती है, राइट। अब बहुत ज़्यादा शुगर अगर हमारी जल्दी बॉडी में रिलीज हो गई, ब्लड में रिलीज हो गई, तो होगा क्या, हमारी इंसुलिन जो है वो तैयार नहीं है उसको कंज्यूम करने के लिए, उसको हैंडल करने के लिए। तो क्या होगा, शुगर हमारे ब्लड में ही तैरती रहेगी। इसी तरह से अगर ऑल ऑफ ए सडन शुगर हमारी नॉर्मल से कम हो गई, तो उस केस में क्या होगा, हमारे शरीर के अंदर शुगर लेवल डिप होंगे, बेहोशी हो सकती है, कोई आदमी फेंट भी हो सकता है, एंड फर्दर कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं, राइट। तो ये सीसॉ इफेक्ट होता है। अब हमें समझना है कार्बोहाइड्रेट्स कौन से हैं अच्छे हमारे लिए और कौन से बैड कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो एक तो होते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, एक होते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स वो हैं जिनमें फाइबर बहुत कम है और न्यूट्रिएंट्स भी कम है, और इनका हाई ग्लाइकेमिक इंडेक्स है, यानी कि ये ग्लूकोज में बहुत फास्ट 15-20 मिनट में कन्वर्ट होते हैं। अगर आपने फ्रूट जूस पिया या मीठा खाया तो वो फटाफट शुगर में कन्वर्ट होकर हमारे ब्लड में आ जाएगा। ज़्यादातर इनमें एम्प्टी कैलोरीज हैं जो फैट में कन्वर्ट हो जाती हैं, राइट। फैट में कन्वर्ट हो जाएगा तो मोटापा और हो जाता है, वो और नुकसान देता है, और ब्लड ग्लूकोज लेवल्स हाई करने के कारण हमारे शरीर के अंदर ये थकावट की एहसास रहता है, राइट। तो जितने भी प्रोसेस्ड फूड्स हैं इनमें फाइबर कम है। जैसे मैदा है, तो मैदे में क्या है, फाइबर निकाल दिया, चोकर निकाल दिया। थैली वाला आटा है, उसमें चोकर निकाल दिया ताकि रोटियां सफ़ेद बने, नरम बने, बट चोकर नहीं है, फाइबर निकाल दिया। तो उससे क्या हो गया, वो प्रोसेस्ड बन गया आटा। चावल हैं, उनको पॉलिश कर दिया तो छिलका ऊपर उतर गया, कोटिंग उतर गई। तो ये बहुत इजी एंड फास्ट टू डाइजेस्ट होते हैं, क्विक कन्वर्जन टू एनर्जी होता है। जूस है, मिठाइयाँ हैं, ब्रेड्स हैं, कोलाज हैं, इसके साथ साथ मैदा है, आलू है, ये सब चीज़ें जो हैं फटाफट, फ्राइड आलू वगैरह, ये फटाफट जो है कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जितने भी फास्ट फूड हैं, पिज़्ज़ा, पास्ता, देन योर बर्गर्स, नूडल्स, ऑल दीज आर टाइप्स ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हमें खाने चाहिए, कौन से, जिनमें फाइबर ज़्यादा हो। आटा है तो चोकर वाला हो, अगर आप उसमें बाजरा, ज्वार अलग से ऐड कर सकें, चने का आटा ऐड कर सकें, वो और अच्छा हेल्दी हो जाएगा, राइट। ये लो ग्लाइकेमिक इंडेक्स होता है, यानी कि ये टाइम ज़्यादा लेता है आपके ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के कारण। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खाने के कारण हमारा पेट भरा भरा रहता है और धीरे धीरे ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, तो हमारी जो इंसुलिन है बॉडी की, जो पेशेंट्स में कम होती है, वो उसको हैंडल भी कर लेती है। तो एकदम सडन लोड नहीं पड़ता शरीर के ऊपर, किडनीज के ऊपर, और ये नेचुरली हमारी मेटाबॉलिज्म को स्टिमुलेट भी करता है। तो कोई भी खाना जो नेचुरल स्टेट पे है, दैट इज ए गुड एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। फॉर एग्जांपल, जूस सिंपल है, बट फल खाएंगे तो वो कॉम्प्लेक्स है क्योंकि उसमें फाइबर है। मौसमी खाएंगे तो मौसमी के साथ फाइबर आएगा, संतरा खाएंगे तो उसमें फाइबर आएगा, तो चोकर वाला आटा खाएंगे उसमें फाइबर है, सब्जियां खाएंगे, ग्रीन वेजिटेबल्स खाएंगे उसमें फाइबर है। ये फाइबर हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। और इस तरह से जब हम लोग खाना नेचुरल फॉर्म के अंदर खाते हैं तो ये जो है टाइम ज़्यादा लेता है डाइजेस्ट होने को, स्लो कन्वर्ट होता है एनर्जी में, और ये हमारे लिए सबसे हेल्दी फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, राइट। अब हमें जो खाना खाना चाहिए नेक्स्ट जो है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको फ्रूट्स की बात की। कुछ फ्रूट्स आप खा सकते हैं, ग्रीन एप्पल्स हैं वो आप ले सकते हैं, ग्रेप फ्रूट ले सकते हैं, लेमन ले सकते हैं, लाइम, मौसमी ले सकते हैं, कीवी इज़ गुड, आंवला इज़ गुड, बेरीज आर गुड। ज़्यादा मीठे जो फल हैं वो थोड़ा सा कम खाएं, जैसे मैंगो है, बनाना है, एप्पल है, ग्रेप्स हैं, जूस हैं, पाइनएप्पल है, वाटरमेलन है, प्लम है, आलू बुखारा, पीच है, आड़ू, ये सब जो हैं, खरबूजा, ये सब जो हैं
फटाफट ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं, तो मॉडरेशन में लेना है, राइट। और साथ में कुछ और खाना ज़रूर खाइए ताकि आपका वो मैनेज हो सके। जो हमें न्यूट्रिशन लेना चाहिए, हमारी 60% जो कैलोरीज हैं वो कार्बोहाइड्रेट से आनी चाहिए। 20% हमारी जो एनर्जी है, कैलोरीज है, वो प्रोटीन से आनी चाहिए, और 20% कैलोरीज हमारी फैट से आनी चाहिए। यानी कि हमें 225 ग्राम से लेके 275 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स डेली खाना चाहिए। प्रोटीन 70 से 80 ग्राम खाना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली मैंने देखा है कि 10, 15, 20 ग्राम नॉर्मली लोग खा रहे हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, पर देर इज़ वेरी लेस इनटेक ऑफ प्रोटीन। 80% लोगों में, इंडियंस में, हेल्दी लोगों में भी जो ठीक ठाक हैं, उनमें भी प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। तो प्रोटीन इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट जिसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। आगे मैं इसके ऊपर बात करूँगा। और फैट से हमें 20% तक आना चाहिए, और फ्राइड चीज़ें मत खाइए, राइट। अवॉइड क्वांटिटी ऑफ फैट, और फैट के अंदर गुड फैट, ओमेगा 3 फैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो अब जैसे रिकमेंडेशन है, क्या चीज़ें आप खुद कर सकते हैं। सबसे पहले अपने ग्लूकोज लेवल्स को मॉनिटर करते रहिए। खुद घर में मशीन ले आइए, ज़्यादा महंगी नहीं आती, टेस्ट करना भी सिंपल है। डायरी रख के अगर उस पर नोट करते रहेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि आप किस तरह का खाना ले रहे हैं, आपके बॉडी में क्या ग्लूकोज लेवल्स रह रहे हैं। वो अगर आप अपने डॉक्टर्स के साथ डिस्कस करते रहेंगे, दिखाते रहेंगे, तो वो आपको अकॉर्डिंगली मेडिकेशन देते रहेंगे। रेगुलर एक्सरसाइज 30 मिनट्स अपनी लाइफ में ऐड करिए। वॉकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग, लाइट जॉगिंग एट्सेट्रा, स्ट्रेच एक्सरसाइजेस। रेस्ट लेना, स्ट्रेस फ्री लेना बहुत ज़रूरी है। चिंता मुक्त होके, ज़्यादा टेंशन मत लो, खुश रहो। अपनी एक्टिविटीज़, कुछ हॉबीज़ इस तरह से करिए ताकि आप स्ट्रेस फ्री रहें, और आपकी मेंटल जो है स्ट्रेस लेवल्स वो कूल रहें, राइट। स्मोकिंग, अल्कोहल, कोला, स्वीट्स, जंक फूड्स, ये सभी को अवॉइड करिए। दीज आर नॉट गुड फॉर यू। एंड डाइट एकदम प्लान्ड लीजिए। आप किसी भी न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्ट करके अपनी एज, वेट, ग्लूकोज लेवल्स के हिसाब से अपनी एक डाइट प्लान बनवा लीजिए, और उस डाइट प्लान को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको राइट क्वांटिटी में न्यूट्रिएंट्स मिलते रहेंगे, जिससे आपकी शुगर प्रॉपरली मैनेज होती रहेगी, राइट। अभी जो एक मेडिकल जर्नल है द लैंसेट, सभी मेडिकल फील्ड के लोगों को मालूम है, उस पे यूनाइटेड किंगडम में यूके साइंटिस्ट ने एक रिसर्च करी, और उस पे उन्होंने एक पाया कि 86% पेशेंट्स जिन्हें ग्लूकोज था, जब उन्होंने वेट लॉस किया तो उनके शुगर लेवल नॉर्मल हो गए। जब 15 किलो उन्होंने अपने बॉडी वेट को कम किया तो 86% लोगों के अंदर अपने जो है शुगर लेवल्स नॉर्मल हो गए, और 10 किलो वेट कम करने से 73% पेशेंट्स के शुगर लेवल नॉर्मल आ गए। तो एक शुगर के, ग्लूकोज की, डायबिटीज़ की जिसको भी प्रॉब्लम है, उन्हें ये फोकस करना चाहिए एक हेल्दी वे से, राइट, अपना वेट मैनेजमेंट करना चाहिए। सो वी हैव अ वंडरफुल वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम जो हम आपको गाइड कर सकते हैं, जिस पे आप अपने बॉडी को न्यूट्रिएंट्स स्टार्व किए बिना अपने बॉडी को मैनेज कर सकते हैं, राइट। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको मालूम होनी चाहिए कि आपको अपने जो हेल्दी वेट लेवल्स हैं वो अचीव करने चाहिए, एंड यू कैन टेक आवर हेल्प ऑल्सो इफ़ यू वांट। जो हमारे मॉनिटरिंग की बात हमने की, वो आपको ये देखना चाहिए कि जब आप शुगर लेवल्स फास्टिंग में देखें तो दे शुड बी विद इन 120, यानी कि 120 से कम होनी चाहिए रीडिंग। पोस्ट प्रेंडियल यानी खाने के बाद 2 घंटे के बाद जो लिया जाता है, ये 160 से 180 तक डॉक्टर्स आज की डेट में कहते हैं कि इट इज़ ओके, इससे नीचे रखिए। ब्लड प्रेशर भी आपको अपना हमेशा चेक करके नॉर्मल रखना चाहिए, 130/80 के विदिन रखिए। एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट है शुगर लेवल के लिए, दैट इज़ HbA1c।
अगर आप फास्टिंग करके या वैसे खाने के बाद घर में लेते हैं जब शुगर लेवल चेक करते हैं तो वो अप डाउन हो सकता है। अगर आपने थोड़ा हल्का खाना खाया है तो आपका रीडिंग में कम नज़र आएगा। अगर आपने पार्टी वाला खाना खा लिया, थोड़ा रिच खाना खा लिया, तो डेफिनेटली जब आप चेक करेंगे तो आपका शुगर लेवल ज़्यादा होगा। तो ये टाइम टू टाइम, डे टू डे वेरी करता रहता है। HbA1c जो टेस्ट है ये पिछले 3 महीने का अप्रॉक्सीमेटली एवरेज बताता है। किसी भी टाइम आप लो आपको, ये आपको पिछले 3 महीने का, 4 महीने का एवरेज बताएगा कि आपके शुगर लेवल्स क्या चल रहे हैं। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करने वाला टेस्ट है और ये 6.5 से कम होना चाहिए, 7 तक भी ठीक है, बट विद इन दिस ये रहना चाहिए। तो इसको डेफिनेटली एज पर योर डॉक्टर्स एडवाइस जब आप इसको टेस्ट करवाएं तो आप खुद भी चेक करिए कि आपका क्या है। ठीक है कई बार क्या होता है, डॉक्टर आपकी रिपोर्ट देखते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आपको मेडिकेशन दे देते हैं और आपको मालूम नहीं होता कि मेरा ये लेवल अप गया है, और आप फिर कई बार कुछ पेशेंट्स हैं जो डॉक्टर की एडवाइस फॉलो नहीं करते, हल्के में ले लेते हैं। ठीक है, डॉक्टर को तो मालूम था बट उन्होंने शायद आपको इसलिए नहीं बोला कि आप फालतू में चिंता करेंगे, तो उन्होंने बोला कि भी आप इस दवाई को लेते रहिए, इतने दिन कंटिन्यू करिए, फिर मुझे दिखाइएगा या ये रिपोर्ट तब करा लीजिएगा। और हम लोग कहते हैं ठीक है, रिपोर्ट दिखा दी, दवाई ले ली, अब दवाई बीच में छूट गई, कोई बात नहीं, दोबारा टेस्ट कराया नहीं, डॉक्टर के पास दोबारा गए नहीं, तो डॉक्टर का क्या दोष इसमें। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें खुद समझनी है कि मॉनिटरिंग जो है ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड डॉक्टर की एडवाइस को फॉलो करना भी हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरे जो कुछ इसके अंदर रिकमेंडेशंस हैं वो क्या है, खाना जो है वो कम क्वांटिटी में लीजिए, एक साथ बहुत ज़्यादा खाना मत खाइए, ओवर ईटिंग मत खाइए, हमेशा थोड़ी भूख लगती रहनी चाहिए, थोड़ा सा कम ही खाइए, और फ्रीक्वेंट नंबर पे लीजिए, थोड़ी थोड़ी देर बाद आप लेते रहिए। और वेजिटेबल्स की सर्विंग्स जो है वो 4 से 5 दिन में लीजिए। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स अपनी डाइट में इंक्लूड करिए, प्रोटीन इंक्लूड करिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अपनी प्रॉपर लीजिए, ओमेगा 3 अपना प्रॉपर लीजिए। इस पे आप एक प्रॉपर डाइट चार्ट बनवा सकते हैं अपने लिए कि मेरे लिए क्या क्या कितना कितना खाना ज़रूरी है, और आपको एक गाइडेड डाइट प्लान मिल जाएगी जो आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। धीरे धीरे आप खुद भी कैलकुलेट करके अपना प्रैक्टिस करके अपनी खुद डाइट भी मॉनिटर कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। राइट, सेम टाइम पे खाइए खाना, ठीक है, मिस मत करिए कोई मील, और ब्रेकफास्ट तो किसी भी हालत में मिस मत करिए। सुबह उठने के 2 घंटे के अंदर अंदर अपना ब्रेकफास्ट ले लीजिए, मैक्सिमम 9 बजे तक, और बाकी के जो मील्स हैं वो 2-2 घंटे बाद थोड़ा थोड़ा कुछ रखते रहिए। जब घर से बाहर जाएं तो अपने साथ कुछ एप्पल, ऑरेंज या स्वीट लाइम, कुछ ऐसा फूड ज़रूर कैरी करिए, ताकि अगर शुगर लेवल लो लगे, कमज़ोरी लगे, हंगर लगे, तो उस समय आप जो है इसको लेके अपना शुगर लेवल मेंटेन कर लें। ज़्यादा देर के लिए अगर बाहर निकले हैं, कई बार शुगर लेवल लो भी हो जाते हैं, तो यू नो बेटर आपकी कंडीशन कैसी है। और पानी जो है ये प्रॉपर लेते रहिए, डिहाइड्रेशन मत होने दीजिए, टाइम टू टाइम पानी पीते रहिए, रूम टेम्परेचर पे लीजिए, ज़्यादा ठंडा मत लीजिए। राइट, और न्यूट्रिशनल गैप किसी भी हालत में मत होने दीजिए, जिसमें बताया कि प्रोटीन्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ओमेगा 3 ऑयल्स, फैट्स, ये सब जो हैं यू शुड टेक प्रॉपरली। इस पे ईट राइट एंड ईट एट द राइट टाइम। तो एज पर द एज, वेट, आपकी ग्लूकोज लेवल्स, आपकी जो डेली फूड इनटेक है ये एकदम प्रॉपर होनी चाहिए, और इस पे आप एक एक्सपर्ट एडवाइस ले सकते हैं। वी कैन ऑल्सो गाइड यू फ्री ऑफ कॉस्ट, वी विल टेल यू हाउ मच यू शुड टेक डिफरेंट डाइट, और वो फिर अपने डॉक्टर को भी दिखाइए कि भाई ये मैं डाइट प्लान शुरू कर रहा हूँ, और उनके साथ साथ फिर जो है मेडिकेशंस को फॉलो करते रहिए, एंड दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू। राइट, प्रोटीन की बात करें तो ये एक हमारा बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है, यानी हमारे शरीर को बनाने का बिल्डिंग ब्लॉक है, रॉ मटेरियल है, हमारे शरीर की ईंट और सीमेंट है प्रोटीन। तो इससे क्या होता है कि ये हमारे को सैटिटी यानी कि पेट को भरापन भी रखता है, भूख को कंट्रोल भी करता है। राइट,
और इसमें कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट्स जितनी होती हैं, और जो प्रोटीन हम लोग ले रहे हैं वो ये देखें कि कोलेस्ट्रॉल उस पर ना हो, राइट। जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स को बड़े ध्यान से लेना है, उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है मलाई वलाई वगैरह में। तो इसके अंदर अमाइनो एसिड्स हमें ज़रूर मिलें, 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हों, तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और प्रोटीन जो है ये हमारे बॉडी के जितने भी सेल हैं, टिश्यूज़ हैं, उनकी रिपेयर के लिए, उनकी मेंटेनेंस के लिए, उनकी रीजनरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एनर्जी देने के साथ साथ। तो आपका कितना प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, एकदम थंब रूल बता दूं कि जितना वेट है आपकी बॉडी का, सपोज अगर आप 70 किलो के हैं तो आपके शरीर को 70 ग्राम प्रोटीन डेली चाहिए, गुड क्वालिटी का, राइट। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गुड कार्बोहाइड्रेट्स में दालें, राजमा, चना, सब्जियाँ ये सब आती हैं, और नेचुरल फॉर्म में लीजिए, सब्जियाँ ज़रूर ऐड करिए, बहुत सारी सब्जियाँ खाइए, राइट। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारे को थकावट से रिपेयर करने में, हमारे सेल्स को डाइजेशन को कंट्रोल करने में, खाने को एनर्जी में बदलने के लिए, हमारे बॉडी के पैरामीटर्स को, फंक्शंस को नॉर्मल रखने में बहुत वाइटल रोल प्ले करते हैं। जिंक, सेलेनियम, विटामिन सी, ये सब हमारे इम्यूनिटी को बनाते हैं। क्रोमियम हमारे शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़रूरी है। कैल्शियम हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है। आयरन हमारे ब्लड के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसी तरह से प्रोटीन जो है, जैसे मैं बताया था आपको, ये हमारे जैसे डायबिटिक फुट है, किसी को जख्म होते हैं, उनको भी प्रोटीन की डाइट ज़रूर लेनी चाहिए, बिकॉज वहाँ पे हीलिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स बहुत अच्छे से होता है, राइट। तो इसमें आई कैन गाइड यू, क्या चीज़ लीजिए, क्या चीज़ आपके लिए अच्छी है। यू कैन कॉल मी, आई विल गिव यू माई नंबर। और फाइबर आप ऐड करिए, जैसे मैंने बोला कि ये हमारे लिपिड जो हैं, फैट्स हैं जो हमारे ब्लड स्ट्रीम में, उनको मैनेज करने के लिए भी बहुत वाइटल इंपॉर्टेंट रोल करता है। पेट भरा भरा रखता है, हमारी कन्वर्जन टू ग्लूकोज, हमारे खून को मैनेज करता है, और इंसुलिन को बेटर यूटिलाइज करने में भी सपोर्ट करता है। ओमेगा 3s आर गुड फैट। जो भी खाना हम फैट वाला खाते हैं, वो फैट फिर हमारे शरीर में जाता है, ब्लड में जाता है, वही ट्राइग्लिसराइड्स हैं जो फिर प्लाक बनाते हैं और हमारे शरीर के अंदर जो है आर्टरीज को ब्लॉक करता है। ओमेगा 3 क्या करता है, ये बैड फैट को, ओमेगा 6 फैट को पकड़कर, ठीक है, वापस लिवर में ले आता है, और लिवर फिर क्या करता है, उस फैट को प्रोसेस कर देता है, उसको हजम कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है। तो लिवर बहुत वाइटल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट। तो ओमेगा 3 जो है ये हमारे ब्लड प्रेशर्स को भी मैनेज करने में सपोर्ट करता है। जो हमारे आर्टरीज के अंदर ब्लॉकेजेस होती हैं, उनको क्लीन करने में भी बहुत बड़ा वाइटल रोल करता है। आप सोच लीजिए कि ये एक स्क्रबर की तरह, जो लिपिड डिपॉजिट्स हो जाते हैं आर्टरीज के अंदर, उनको रगड़ कर साफ करता है, आप ले पर्सन की लैंग्वेज में समझिए। और ये हमारी ब्रेन की हेल्थ के लिए, नर्व्स की हेल्थ के लिए, जॉइंट्स की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, और कैंसर को प्रिवेंट करता है, हमारे डिप्रेशन, एंजाइटी लेवल्स के लिए अच्छा है, हमारी आइज़ के लिए अच्छा है, स्लीप के लिए बहुत वाइटल है, ये सोजिश को ये कंट्रोल करता है, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए ये बहुत यूज़फुल है, बच्चे की फॉर्मेशन के लिए, बच्चे की मेंटल डेवलपमेंट के लिए, उसके लिए बहुत यूज़फुल है। तो वॉलनट्स हैं, फ्लैक्स सीड्स हैं, फिर सैल्मन फिश है, वो बहुत अच्छी है इसके लिए, सार्डाइंस हैं, वो बड़े रिच सोर्स ऑफ ओमेगा 3 हैं। आजकल ओमेगा 3 के कैप्सूल्स भी आते हैं, कई हैं, कुछ अच्छे हैं, कुछ बेकार हैं। तो उसके बारे में अगर आपको पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि कौन से लें। कई तो आर रियली, मतलब कमर्शियली मेड यूजलेस प्रोडक्ट, जो आपके शरीर को नुकसान ना पहुंचाए, सिंथेटिक ना हो, आर्टिफिशियल ना हो। इसी के साथ साथ बहुत सारी हर्ब्स हैं, हमारी ट्रेडिशनल हर्ब्स हैं आयुर्वेदा के अंदर, वो भी हमारे शुगर लेवल्स को मेंटेन करने में, उनकी हेल्थ के लिए बहुत सपोर्टिव हैं। मधुनाशनी है, ठीक है, तो दैट इज़ वेरी गुड, ठीक है। और ये हमारे पैनक्रियाटिक फंक्शन को भी सपोर्ट करते हैं, हमारे लिपिड मेटाबॉलिज्म को भी ठीक करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, यानी कि जो डैमेज हो रही है, फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में हो रहे हैं, जो
एजिंग हो रही है उसको स्लो डाउन करने में भी ये हर्ब्स हेल्प करती हैं। इसके बारे में जानकारी चाहिए, यू कैन कॉल मी, आई कैन गाइड यू कि क्या चीज़ लीजिए, कितना लीजिए, दैट आई कैन हेल्प यू देयर। तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे लिए यूज़फुल हैं। यहाँ पर मैं एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। देयर इज़ अ वंडरफुल रेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम न्यूट्रलाइट। न्यूट्रलाइट दुनिया की इकलौती ऐसी न्यूट्रोस्यूटिकल कंपनी है जो अपने खुद खेतों पे अपने रॉ मटेरियल को उगाती है। ये इकलौती कंपनी है जिनके 6,500 एकड़ फॉर्म्स हैं ऑर्गेनिक, कोई कीटनाशक, कोई आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र, हर्बिसाइड नहीं यूज़ होता, और अपने खेतों में जो कुछ भी उगता है उसको हार्वेस्टिंग के 4 आवर्स के बाद अंदर ये लोग उसको डिहाइड्रेट करके प्रोसेसिंग में प्रोडक्ट्स बनाने लग जाते हैं। सो दे हैव ए वेरी पेटेंटेड टेक्नोलॉजी जिसके कारण ये बाकी सभी न्यूट्रोस्यूटिकल्स से अलग है। हमने इसे बहुत वाइडली सजेस्ट किया है, रिकमेंड किया है, और इसके कारण जो रिस्पॉन्स मिला, जो एक रिजल्ट्स मिले, दे आर सिंपली अमेजिंग। और यहाँ पर मैं बात करूँगा, जैसे मैं बात कर रहा था कि प्रोटीन बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर जो है न्यूट्रलाइट का, ये 100% प्लांट बेस्ड है, पहली बात। दूसरी, इट इज़ अ कंसनट्रेटेड फॉर्म, यानी कि अगर आप दालें खाएं तो उसमें 23 ग्राम प्रोटीन होता है 100 ग्राम में। अगर आप नॉनवेज खा रहे हैं कोई, तो उनके अंदर भी 26% के आसपास, 25% के आसपास 100 ग्राम में 25% जो है प्रोटीन होता है। नॉनवेज के अंदर बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, थोड़ा शरीर को ज़्यादा लग जाता है, दालों में थोड़ा कम हमारे शरीर को लगता है, परंतु दोनों के अंदर परसेंटेज जो है वो 23-25% है। न्यूट्रलाइट प्रोटीन पाउडर की खूबी क्या है कि इसके अंदर 80% प्रोटीन कंटेंट है, यानी कि अगर आपने 10 ग्राम खाया तो आपको 8 ग्राम मिल जाएगा। दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। इसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो हम लोग प्रोटीन अगर मान लीजिए लेते हैं दालों से, राजमा से, चने से, वो सारा का सारा हमारे बॉडी को लगता नहीं है, शरीर को लगता नहीं है। मे बी 40-50% हमारा बॉडी डाइजेस्ट कर पाता है, रेस्ट गोज वेस्ट। तो प्रोटीन का एक स्केल होता है पीडिका स्कोर, राइट? तो ये जो है 1 जो है वो होता है बेस्ट क्वालिटी का, यानी कि 90-95% हमारी बॉडी को, शरीर को वो प्रोटीन लग जाता है, काम में आ जाता है, वेस्ट नहीं जाता, राइट? तो न्यूट्रलाइट का प्रोटीन जो है पाउडर, उसका यही फ़ायदा है कि इट इज़ वेरी इजीली डाइजेस्टेबल, 95% आपके शरीर को लग जाता है। दूसरी तरफ 80% है, यानी कि अगर आपने 20 ग्राम खाया तो आपको 16 ग्राम प्रोटीन मिल गया ऑफ दैट गुड क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी। और ये टेस्टलेस है, शुगरलेस है, फ्लेवरलेस है, लेस है, और इसे आप किसी भी चीज़ में ऐड करके खा सकते हैं। जैसे आप चाहें तो आप आटे में, रोटी में मिक्स कर लीजिए, आप सब्जी में मिक्स कर सकते हैं, आप दाल में मिक्स कर सकते हैं, आप कुछ और डोसा बना रहे हैं आप उसमें ऐड कर सकते हैं, इडली है आप उसमें ऐड कर सकते हैं, आप कुछ चटनी बना रहे हैं आप उसमें ऐड कर सकते हैं। तो इस प्रोटीन को आप किसी भी फूड आइटम के साथ मिक्स करके ले सकते हैं, आप दूध के साथ ले सकते हैं, आप पानी के साथ पी सकते हैं, आप किसी भी तरह से इसे आप ले सकते हैं। सो दैट मेक्स इट वंडरफुल एंड वेरी वेरी इफेक्टिव। जो असर है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। प्रोटीन आप कोई भी खाइए, शरीर को असर होना चाहिए, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। दूसरा जो है सॉल्युबल फाइबर, न्यूट्रलाइट का फाइबर भी आता है और ये सॉल्युबल है, और ये हमारे बॉडी के अंदर हमारे मेटाबॉलिज्म को, हमारे इंसुलिन को, हमारे डाइजेशन को, सब चीज़ों को सपोर्ट करता है। तो दिस इज़ ऑल्सो रिकमेंडेड टू मैनी पीपल। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की अगर हम बात करें, वाइटामिन और मिनरल्स की, तो न्यूट्रलाइट की डेली सबसे ज़्यादा बेस्ट क्यों है, रिकमेंडेड क्यों है? क्योंकि ये नेचुरल फूड से, वेजिटेबल से, फ्रूट से ली गई है। इसके अंदर एसरोला चेरी से विटामिन सी लिया गया है,
स्पिनच से लिया गया है, कैरेट से लिया गया है, वाटर क्रेस से लिया गया है, अल्फा अल्फा का कंसनट्रेट इसमें है. सो इट इज़ ऑल प्लांट बेस्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, राइट. मार्केट में जो हम लोग लेते हैं वो सिंथेटिक हैं, ये सिंथेटिक नहीं है. फ़र्क क्या है कि जो नेचुरल फूड है, इसका मतलब आप खाना खा रहे हैं, एक अच्छा खाना खा रहे हैं, और बायो अवेलेबिलिटी जो है, बॉडी जो रिसीव करती है, रिसेप्टिव जो होती है इन न्यूट्रिएंट्स के लिए बहुत फास्ट होती है, राइट. तो इसकी मैं भी साइंटिफिक डिस्कशन नहीं कर रहा कि एज कंपेयर टू सिंथेटिक इसका क्या होता है, राइट. तो जैसे विटामिन सी अगर हम सिंथेटिक लेते हैं, जितना भी मार्केट में मिल रहा है वो सिंथेटिक है, वो आपकी बॉडी के अंदर विद इन 15-20 मिनट्स तक रहेगा, बाद में यूरिन के थ्रू निकल जाता है. इट इज़ अ वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट. परंतु जो एस्पेरुला चेरी से विटामिन सी लिया गया है, न्यूट्रलाइट जो प्रोवाइड करती है हमें, उसका असर घंटों तक रहता है, राइट. बॉडी में धीरे धीरे वो रिलीज होता रहता है, उसकी इफेक्टिविटी ज़्यादा है. ऐसा नहीं कि ऑल ऑफ ए सडन एकदम आया और फिर यूरिन के थ्रू पास. ये बॉडी रिसीव भी बहुत अच्छा करती है, रिस्पॉन्ड भी बहुत अच्छा करती है, और इसका असर बहुत ज़्यादा है. तो प्रोटीन पाउडर के साथ डेली, और तीसरा जो एक है सैल्मन ओमेगा, ये जो है नॉर्वे के अटलांटिक ओशियंस में पाई जाने वाली जो बेस्ट सैल्मन, हेल्दी सैल्मन है, राइट. ओशियन में से ली गई सार्डाइंस हैं और सैल्मन है, उनसे लिया गया सैल्मन ओमेगा 3 ऑयल्स हैं. सॉफ्ट जेल हैं, इजीली डाइजेस्टेबल हैं, और ये हमारी बॉडी के लिए अमृत की तरह है, राइट. तो प्रोटीन पाउडर, डेली और सैल्मन, ये तीनों तो हम सबसे पहले रिकमेंड करते हैं कि ये तीनों तो ज़रूर लीजिए. इफ़ रिक्वायर्ड वी ऐड फाइबर. और एक जो बहुत ही वंडरफुल हमारी जो एक आयुर्वेदा की अमृत है, वो है मधुनाशनी, शुंठी और तवक. इन तीनों का कंसंट्रेट न्यूट्रोस्यूटिकल टैबलेट की फॉर्म में न्यूट्रलाइट अब लेके आई है. ये ऑर्गेनिकली इंडिया में ग्रो हो रही हैं हर्ब्स, और इंडिया में ही प्रोड्यूस हो रही हैं. तो कई रेंज है. ये जो है ये अमृत की तरह है फॉर डायबिटिक पेशेंट्स, और ये जो है ग्लूकोज लेवल्स को बहुत अच्छे से मैनेज करती है, कंट्रोल करती है. वी हैव गिवन टू लॉट ऑफ पीपल, और उन लोगों ने बहुत बहुत अच्छा पॉजिटिव इसका फीडबैक दिया है, राइट. सो ये आपके लिए एक अमृत की तरह है जो आपको हेल्थ प्रदान करेंगे, राइट. एक लंबी आयु देंगे, डिजीज़ को रोक के रखेंगे. और अगर अपने खाने के साथ ये लेते गए तो बहुत से लोगों के जो पैरामीटर्स हैं, ग्लूकोज लेवल्स, वो नॉर्मल हो गए हैं. तो ये एक बड़ी खुशखबरी की बात है. तो आप भी अपने लाइफस्टाइल चेंजेस लाकर अपने ग्लूकोज लेवल्स को नॉर्मल कर सकते हैं. तो यहाँ पर कोई भी मैं कहूँगा लापरवाही या डिले मत करिए. फॉलो दीज रिलीजियसली, राइट. और नॉलेज जो है, अवेयरनेस है, ये हमारी सेल्फ मैनेजमेंट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. और मैं आपसे यही कहूँगा कि नाउ द पावर टू कंट्रोल इज़ इन योर हैंड्स, राइट. तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए अपनी हेल्थ के लिए आप राइट स्टेप्स लीजिए. और मेरा जो रोल था आपको अवेयरनेस क्रिएट करने का, जानकारी देने का, दैट आई हैव डन. आई हैव ट्राइड टू बी एज सिंसियर एज पॉसिबल. और फर्दर अगर आपको मेरी सपोर्ट चाहिए तो यू कैन कॉल अस, ठीक है. वी आर अवेलेबल ऑन दीज नंबर्स. माई सेल्फ एंड सुखविंदर कौर, वी बोथ आर सर्टिफाइड न्यूट्रिशन एडवाइज़र फ्रॉम NHI कैलिफोर्निया, USA. और हम लोग आपको हेल्प कर सकते हैं एक राइट डाइट देने में, आपको एक राइट प्लान देने के लिए, और आपको जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो कैसे कितने लेने चाहिए वो हम आपको बता सकते हैं. और आप अपने जो डॉक्टर की एडवाइस के साथ अपनी मेडिकेशंस कंटिन्यू रखिए. आप एक्सरसाइज मेंटेन रखिए, नहीं कर रहे हैं तो ऐड करिए. एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट. वी विश यू ऑल द हेल्थ. और उम्मीद है कि आप लोग जो हैं बहुत जल्दी अपने लिए राइट डिसीजंस लेके आएंगे. आप कॉल करेंगे और हमें बहुत खुशी होगी आपको हेल्प करने में. और उसके साथ साथ आप जल्दी एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिएं और एंजॉय करें ज़िंदगी को. यही शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे परमिशन चाहता हूँ, इजाज़त चाहता हूँ. थैंक यू वेरी मच.